आज अपन बात करने वाले मॉडल पेपर जीव विज्ञान बायोलॉजी। जो मॉडल पेपर है अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का आरबीएससी का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसका अपन हल करेंगे। बाकी जो प्रश्न है आप स्वयं हल कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आरबीएससी की जो वेबसाइट है, आरबीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। देखो यहाँ पर जो दे रखा है, अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। खंड सेक्शन ए देखे रखा है और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देकर रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 1 से लेकर 15 यानी लगभग 15, 16, 17, 18 के लगभग है। तो इसका आंसर अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन, यानी जो पोलन ग्रेन है परागकणों का जो भंडारण किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखना, जल में तो नहीं, गलत हो जाएगा। द्रव नाइट्रोजन भी नहीं, द्रव हीलियम भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, द्रव नाइट्रोजन। आप सभी को पता है कि जो परागकण होते हैं वो द्रव नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको भंडारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताओ, द्रव नाइट्रोजन इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको कोरक खंड, जैसे यहाँ पर प्रश्न देख रखा है 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं। तो जो भ्रूण बनता है जिसके अंदर 16 कोरक खंड होते हैं, यानी 8 से लेकर 16 के बीच में, तो उसको अपन कहते हैं मोरुला, है ना। मोरुला या जिसको तुतक कहा जाता है, तो मोरुला इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरुला। जिसके अंदर जो कोरक खंडों की जो संख्या हो जाएगी यानी वो कितनी हो जाएगी बताओ, 8 से 16 के बीच में रहेगी, उस वाले भ्रूण को अपन बोलेंगे मोरुला। मोरुला के बाद में बनता ब्लास्टूला, तो ये बाद वाले बनते हैं, लेकिन पहले ये मोरुला बनता है 8 से 16 कोरक खंडों वाला। जैसे ये कहाँ पर बनता है, महिला की जो गर्भाशय उसी की बात है, वहाँ पर भ्रूण का विकास होता है, इस समय ये अवस्थाएं आती है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, पूरस्व जनन तंत्र, पूरक जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियाँ कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ पर एसोसियरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर सेमिनल, जैसे यहाँ पर दे रखा है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद में दे के रखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या उपरोक्त सभी। तो ये सभी की सभी जो ग्रंथियाँ हैं पूरक प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथियाँ। ठीक है, शुक्राशय हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि हैं। तो ये सभी के सभी जो ग्रंथि हैं इनकी सहायक ग्रंथि हैं। जो वीर्य जो होता है, वीर्य का स्राव जो शुक्राशय के द्वारा यहाँ पर होता है, तो ये सभी की सभी सहायक ग्रंथियाँ हो जाएगी पूरक जनन तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये वाला प्रश्न है, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी की बात करें, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉच लीगलाइज्ड इन इंडिया। अब इसको इंडिया के अंदर समापन को भारत सरकार ने कानूनी स्वीकृति कब दी गई थी इसकी, तो कानूनी स्वीकृति कब दी गई थी। तो याद रखना, जो एमटीपी जो एक्ट है उसकी जो कानूनी स्वीकृति दी गई थी उसके पर यहाँ पर बात करेंगे, वो 1971 के अंदर दी गई थी। कानूनी जो स्वीकृति दी गई थी वो 1971 के अंदर दी गई थी। और अगस्त का जो महीना था ना, तो अगस्त 1971 के अंदर ये संसद के द्वारा पारित हुआ था। और जो लागू कब हुआ था, वो 1 अप्रैल को लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। एमटीपी जो एक्ट था, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट था, वो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कानून की जो स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो वो 1971 के अंदर की गई थी। और अगस्त का महीना था, तो अगस्त महीने के अंदर, अगस्त 1971 के अंदर संसद के द्वारा ये पारित किया गया था। और लागू कब हुआ था, ये वाला। तो यहाँ पर कानूनी स्वीकृति पूछी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 1971 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सहलग्नता शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो सहलग्नता जो शब्द है उसका जो प्रतिपादन करने वाला वो कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो सहलग्नता है, यहाँ पर आ जाएगा टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। जो टी.एच. मॉर्गन है, फल मक्खी जो ड्रोसोफिला है उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था और सहलग्नता जो शब्द है उसका प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा अपना टी.एच. मॉर्गन हो जाएगा इसका। क्लियर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना टी.एच. मॉर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रोसोफिला वाला वो देख सकते हैं आप इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जो थैलेसीमिया जो सन्निकट लग्न जैसे GNHbA1 एवं HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है, कौन से गुणसूत्र संख्या पर पाया जाता है। अब क्रोमोसोम संख्या पूछी है कि ये जो HbA1 और एवं HbA2 जो द्वारा जो नियंत्रित होता है थैलेसीमिया जो रोग की बात करें यहाँ पर, तो वो कौन से गुणसूत्र पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16वें गुणसूत्र पर हो जाएगा। ठीक है, 16वें गुणसूत्र पर ये जो थैलेसीमिया की जो बात करते हैं तो वो वहाँ उस गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो इस प्रकार का प्रश्न आया कि वाई गुणसूत्र में जींस की संख्या पूछ ली। यहाँ पर जैसा देखा जाता है तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 231 राइट आंसर हो जाएगा। जो वाई क्रोमोसोम होता है इसमें सबसे कम जींस पाए जाते हैं, सबसे कम जींस पाए जाते हैं वो वाई गुणसूत्र में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है इसमें सबसे मैक्सिमम यानी लगभग सैकड़ों यानी हजारों 2968 यानी 2968 के लगभग इसके अंदर जींस पाए जाते हैं।
तो अपन कह सकते हैं सैकड़ों और हजारों में इसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं। किसके अंदर बताओ? क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट के अंदर, जो कि सबसे अधिक जीन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वाई क्रोमोसोम्स के अंदर सबसे कम 231 के लगभग, यानी 50 अपन कह सकते हैं यहाँ पर 200 के 20 में जो कि जीन्स पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर वो मिलेगा 231 सही होगा। ठीक है, कई सारी किताबें 231 है, तो इसका आंसर 231 सही माना जाएगा। अगली बात यहाँ पर करेंगे कि mRNA, जिसको आप बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए का पूर्ववर्ती जो आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड द्वारा अनुलिखित होता है, कौन सा हो जाएगा बताओ? HNRNA हो जाएगा, होमोजेनेसिस न्यूक्लियर आरएनए। इसका नाम क्या हो जाएगा? होमोजेनेसिस न्यूक्लियर आरएनए। इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोजेनेसिस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि mRNA का पूर्ववर्ती जो आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड द्वारा अनुलिखित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्या अपना यहाँ पर पूछा है, होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता कितनी थी? तो होमो हैबिलिस की जो दिमागी क्षमता वो थी लगभग कितनी थी बताओ? 500 से लेकर 800 तक थी। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर सही मिल रहा है, यहाँ पर 900 से 1000, 1300 से ये, और यहाँ पर 500 700, तो लगभग ये आंसर अपना सही मिलेगा लगभग। यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 750 से लेकर 800 सीसी तक थी होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता। ठीक है, मांस नहीं खाते थे। बाकी बात करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तुम्हारे पास में आ गया, एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी कौन सा है? कौन सा बताओ? एलर्जी से याद रखना, यहाँ पर एलर्जी से जो संबंधित एंटीबॉडी है वो कौन सा है? ई राइट, ये वाला IgE इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर, मलेरिया रोग का रोग कारक कौन सा है? आप सभी को पता है साल्मोनेला टाइफी किसका? टाइफाइड का है। दूसरी बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी किसका है? तो न्यूमोनिया का है। राइनो वायरस किसका है? तो ये कॉमन कोल्ड का यानी सामान्य जुकाम का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका? तो मलेरिया का रोग वाहक कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ठीक, प्लाज्मोडियम की लार्वा अवस्था के अंदर जो होता है मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है, इसका जो वाहक होता है। और जो रोग कारक कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न कौन सा बताओ? ये प्रश्न देख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास में, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में किया जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं? ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि इसमें से किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो पेक्टेनेजिस का, या प्रोटीजेजिस का, स्ट्रेप्टोकाइनेस का, या लाइपेस का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा बताओ? निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका राइट आंसर हो जाने वाला है इस प्रश्न का। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या तुम्हारे पास में? अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एडिनो वायरस होता है, वो जो होता है वो क्या करता है? श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है, यानी श्वसन से संबंधित जो संक्रमण यानी इन्फेक्शन जो उत्पन्न करने वाला कौन सा? एडिनो वायरस है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा एडिनो वायरस। अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए को निश्चित स्थलों से काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? अब देखो काइटेनेज आया यहाँ पर, ये जो है कवक, जो जीवाणु जो कवक होता है ना, कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना, तो उसको काटने का काम कौन करता है? काइटेनेज करता है। लाइसोसोम जो होता है वो किसको काटने का काम करता है बताओ? लाइसोजाइम्स जो होता है वो किसको काटने का काम करता है? तो लाइसोजाइम्स होता है। इसकी अपन बात करेंगे यहाँ पर जस्ट, तो ये जो है लाइसोजाइम जो होता है हमारे जो जीवाणु जो होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसको काटने का काम करते हैं। सेलुलोज की बात करते हैं, तो सेलुलोज किसमें काम में आता है बताओ? सेलुलोज जो आता है वो पादप कोशिका जो भित्ति होती है उसको काटने का काम करता है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए को निश्चित स्थान से काटने वाले एंजाइम क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला प्रश्न है, बेसिलस तुरिनजिएंसिस द्वारा निर्मित प्रोटीन कीटों को मारने में, चलो ना यहाँ, ये देखो वापस आ जाएगा, चालू है। तो बेसिलस तुरिनजिएंसिस द्वारा निर्मित प्रोटीन कीटों को मारने में सक्षम कौन सा है? तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा यहाँ पर। लेपिडोप्टेरॉन भी हो जाएगा, कोलियोप्टेरॉन भी हो जाएगा, और डिप्टेरॉन भी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है? ये देखो लीवर फ्लूक वाला पूछ लिया है। तो लीवर फ्लूक अपना जीवन चक्र पूरा करता है, किसमें करता है? मनुष्य और गैंगा दोनों में करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। अगला प्रश्न है, किस खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो सबसे अधिक संख्या होती है वो किसकी होती है? प्रोड्यूसर की होती है, यानी उत्पादक की होती है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता की होती है, फिर द्वितीय उपभोक्ता की, और सबसे कम होती है अपघटक की। वैसे इसका क्रम ऐसा चलता रहता है। संसार में कुल कितनी जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से 37 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जब देखा जाए 2025 में इन हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी होगी? 36 हो गई है।
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जो तुम्हारी एनसीईआरटी किताब है उसके अंदर 34 दे रखा है, लेकिन जो वर्तमान की संख्या है इसकी 36 हो गई। क्लियर है। बाकी अगला प्रश्न है, बस ये लास्ट प्रश्न थे, बाकी जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे आपको